CIA में जोसेफ को आयरिश रिपब्लिक आर्मी के मामलात पर अथॉरिटी गर्दाना जाता था और जल्द या बदेर वो स्टेशन चीफ बनकर आयरलैंड जाने वाला था, जहां उसे फिर कदम कदम पर डेबी की रहनुमाई दरकार थी। उसे शायद डेबी से कभी इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन उसने गुज़श्ता 3 साल में बड़ी मेहनत से IRA तक रसाई हासिल की थी और इसमें डेबी ने अहम किरदार अदा किया था। वो फिलवक्त डेबी को जाया करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। डेबी फलस्तीनियों के किसी ग्रुप से भी दोस्ती रखती है। ये इत्तला जहां जोसेफ के लिए चौंका देने वाली थी, वहां इस लिहाज से खुशाइंद भी थी कि इस तरह एजेंसी यानी CIA को कुछ और दोस्त मैसर आ सकते थे। उसने डेबी को कभी एहसास नहीं होने दिया था कि उसे डेबी और हम्माद के अंदरूनी ताल्लुकात का इल्म हो चुका है, लेकिन वो उस शख्स तक पहुंचने के लिए बेकरार जरूर था जिसने न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर मोसाद के बेहतरीन दिमाग शमून को मार डाला और फिर सबकी आंखों में धूल झोंक कर बच निकला। वो डेबी को अंधेरे में रखकर हम्माद तक पहुंचना चाहता था और हम्माद तक पहुंचने का कोई रास्ता डेबी से कटकर नहीं जाता था। अपनी दानिश में डेबी ने बड़ी एहतियात बरती थी और अपने अपार्टमेंट से बाहर कुछ फासले पर लगे फोन बूथ से उसने हम्माद का नंबर मिलाया था, लेकिन एजेंसी के लोग साए की तरह उससे चिमटे हुए थे। जैसे ही उसने टेलीफोन बूथ तक रसाई हासिल की, खुसूसी सिस्टम के जरिए उसकी कॉल बग होने लगी। थोड़ी ही देर बाद जोसेफ की मेज पर कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इस रिकॉर्डिंग से उन्हें इल्म हुआ कि किसी अबू अहमद के कहने पर डेबी ने हम्माद से राब्ता किया था। हम्माद का फोन नंबर भी उसे अबू अहमद ने ही फराहम किया था। अगले किसी मंसूबे पर उन लोगों ने बातचीत भी मुलाकात होने पर ही करनी थी। मामलात जोसेफ की मर्जी के मुताबिक ही तय पा रहे थे। एक मर्तबा हम्माद तक पहुंचने के बाद वो उस पर काबू पाने का कोई न कोई रास्ता जरूर तलाश कर लेता। ऑरेगन स्ट्रीट तक करीबन आध घंटे का पैदल रास्ता तय करने के बाद बिलाखिर वो फ्रेड मार्क नामी स्टोर तक पहुंच गया, जिसके कोने पर डेबी उसकी मुंतजिर थी। डेबी ने उसका इस्तकबाल हस्ब साबिक बड़ी फराख दिली से किया था। दोनों 15-20 मिनट तक स्टोर के अंदर ही घूमते रहे, जहां से उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की। जहां से दोनों इकट्ठे ही कार पार्किंग में आए थे, जहां डेबी ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। FBI ऑफिसर डेविड फ्रैंक को जब उसके खुसूसी जराए ने CIA ऑफिसर जोसेफ की सेंट लुइस में मौजूदगी की इत्तला दी तो उसका माथा ठनका। उसने सबसे पहले ये इत्तला मोसाद के नए स्टेशन चीफ तक पहुंचाकर हक नमक अदा किया। उसके साथ ही छुट्टियां लेकर सेंट लुइस की तरफ रवाना हो गया। मोसाद का मकामी ऑफिसर यानी कैटसा पहले ही से इस खुसूसी मिशन की अंजामदही के लिए तिल अवीव से बराह रास्त यहाँ आया था। मोसाद के हेडक्वार्टर में ये इत्तला के डेबी का केस ऑफिसर जोसेफ सेंट लुइस में मौजूद है धमाके की तरह फटी थी। ब्रिगेडियर शमीर को ये इत्तला मोसाद के खुसूसी राब्ते पर डेविड फ्रैंक से मौसूल होने के महज चंद मिनट बाद ही तिल अवीव पहुंचा दी गई थी। एक बात तो साफ जाहिर थी कि जोसेफ की सेंट लुइस में मौजूदगी का मतलब डेबी की यहाँ मौजूदगी था और डेबी एक मर्तबा मोसाद के आहनी शिकंजे से बच निकली थी। शमीर उसे किसी सूरत मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं था। वो ये भी जानता था कि मोसाद के जरिए ही वो शमून के असली कातिल माइकल तक पहुंच सकता है, जिसका जिंदा रहना मोसाद की मौत के मुतरादिफ था। मोसाद में कुल 35 कैटसा थे। मुहिम की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि शमीर ने खास तौर से एक कैटसा सेंट लुइस भेजा था। इन लोगों को इंतहाई नागुजीर हालात में मैदान अमल में उतारा जाता था, क्योंकि किसी एक कैटसा का नुकसान भी मोसाद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब शमीर ने डेबी और माइकल की जिंदगी को अपना जाती अना का मसला बना लिया था। वो इन दोनों को बहर सूरत मारना चाहता था, खा इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। ब्लैक सितंबर के हाथों होने वाली हजीमत ने उसे बाउले कुत्ते की तरह तिलमिला कर रख दिया था। इंस्टीट्यूट की साख खतरे में पड़ गई थी। इंस्टीट्यूट मोसाद का वो नाम है जो उसके एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसराइली वजीर आजम ने खास तौर से इस वाक़े का नोटिस लिया था कि अभी तक इन लोगों ने शमून के कातिलों को कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया। मोसाद ने अपनी देरीना हलीफ रॉ के जरिए जर्मनी को सजा देने का जो घटिया तरीका इस्तेमाल किया था, वो बैल भी रॉ ने मुंढे नहीं चढ़ने दी थी। और रॉ की एजेंट की पाकिस्तान में गिरफ्तारी और अरब नौजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें रॉ और मोसाद के काले करतूत दस्तावेजी सबूतों के साथ बेनकाब हुए थे। इन वाकयात ने सारी दुनिया के प्रेस में हलचल मचा दी थी। गो के यहूदी प्रेस ने वाकयात को गलत रंग देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन वो सारी दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सके थे। यूं भी मोसाद के करता धरता इस हकीकत से आगाह थे कि वो थोड़ी देर के लिए दुनिया के थोड़े लोगों को जरूर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। अमरीश पुरी ने पाकिस्तान को इस मामले में घसीट कर अपना मुंह तो काला करवाया ही था। ब्रिगेडियर शमीर के किए कराए
FBI पर भी पानी फेर दिया था। शमीर ने ISI को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कांटे की तरह उसकी आंखों में खटकता था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने से पहले वो 1000 मर्तबा सोचने का कायल भी था। उसकी हुकूमत ने गो के भारत से खुफिया मुआहिदा करके पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली जरूर इख्तियार कर ली थी, लेकिन शमीर समझता था कि जब तक अमरीश पुरी जैसे लोग रॉ में मौजूद हैं, कम से कम रॉ उनके किसी काम नहीं आ सकती। अरब नौजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तला जैसे ही इसराइली वजीर आजम तक पहुंची, उसने शमीर को ऑफिस में तलब करके उसे कह दिया कि अगर उम्र के साथ साथ उसके आसाब भी कमजोर पड़ने लगे हैं तो वो मोसाद की खिदमत से सुबकदोश हो जाए, क्योंकि इतनी जबरदस्त हजीमत का सामना उन्हें आज तक नहीं हुआ था। अमेरिका में इसराइली कैटसा से डेविड फ्रैंक की मुलाकात कैंसस सिटी में हुई। सेंट लुइस से कुछ फासले पर वाक़े कैंसस सिटी के एक शानदार होटल में वो टूरिस्ट की हैसियत से क़याम पजीर था। दोनों देर गए तक सेंट लुइस के जुग्राफिये पर बहस करते रहे। शहर को आने जाने के रास्ते, गलियां, बाजार, प्लाजे, रेलवे स्टेशन, होटल और तमाम जुजियात कैटसा हजम करता जा रहा था। उसने डेविड फ्रैंक का तारुफ मोसाद के 3 मकामी एजेंटों से करवाने के बाद उन लोगों को साए की तरह जोसेफ से चिपके रहने की हिदायत की, लेकिन इस तंबीह के साथ कि कोई भी इंतहाई कदम उसकी इजाजत के बगैर नहीं उठाया जाएगा। FBI के आला अफसर होने की वजह से डेविड फ्रैंक ने जोसेफ के ठिकाने का पता लगा लिया था। जोसेफ उसकी शक्ल से आशना नहीं था, लेकिन वो जोसेफ को पहचानता था। CIA के मकामी सेफ हाउस में जोसेफ ने डेरे डाल रखे थे। जोसेफ ने फिल वक्त डेबी को अकेले छोड़ा हुआ था और उसे यही कहता था कि यहाँ वो खतरे की जद से बाहर है। डेबी ने अपनी दानिस्त में गुज़श्ता 48 घंटे मुसलसल इस काम में सर्फ किए थे कि कहीं उसे बेखबर रख कर जोसेफ उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा, लेकिन बज़ाहिर उसे ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले थे जिससे उसे अपनी जेर निगरानी होने का शक गुजरता। ये अलग बात कि इस दरमियान एक लम्हे के लिए भी CIA ने उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। डेबी ने बज़ाहिर मुतमईन होने के बाद ही लंदन में अबू अहमद से राब्ता कायम किया था, जिसने उसे हिदायत की थी कि हम्माद को सेंट लुइस में अपने ठिकाने पर बुलाकर उससे मुलाकात करे, जिसके पास उसके लिए एक प्लान मौजूद है। अपनी दानिस्त में अबू अहमद और IRA के लोगों ने डेबी को CIA के चुंगल से निकालने के लिए उसे अमेरिका से हटाने का प्रोग्राम तैयार किया था और हम्माद अब यही मंसूबा लेकर उसे मिलने आ रहा था। जोसेफ को दोनों की मुलाकात की इत्तला मिल चुकी थी। उस रोज अलसुब जब जोसेफ को इत्तला मिली कि आज डेबी और हम्माद अपने किसी दोस्त को मिलने कैंसस सिटी जा रहे हैं, तो उसने फौरन अपने स्क्वाड को स्टैंड बाय कर दिया। सेंट लुइस की ऑरेगन स्ट्रीट से कैंसस सिटी जाने वाली हाईवे तक CIA की 6 गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह मौजूद थी कि डेबी और हम्माद को ताकुब का शायबा तक न गुजरा। लेकिन जोसेफ को ये एहसास ही न हो सका कि मोसाद के एजेंट उनकी आस्तीन के सांप डेविड की मदद से उसके साथ चिपके हुए हैं। जोसेफ ने अपनी गाड़ी ऑरेगन स्ट्रीट के एक कोने में मौजूद पार्किंग एरिया में पार्क की और पैदल ही नजदीकी अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। डेविड फ्रैंक ने अपनी गाड़ी दूसरे कोने पर पार्क की थी और हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी के जरिए पल पल की इत्तला नजदीकी कार में मौजूद मोसाद के कैटसा को दे रहा था, जिसकी तरफ से ये इत्तला तीसरी कार में मौजूद 2 एजेंटों को मुंतकिल हो रही थी, जिनकी मौजूदगी का डेविड फ्रैंक को भी इल्म नहीं था। डेविड फ्रैंक ने जब डेबी को नजदीकी अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखा तो खुशी से उसकी बातें खिल गईं। डेबी के साथ किसी अरबी नक्शो निगार के हामिल नौजवान की मौजूदगी उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी, वो मारा। दूसरे ही लम्हे वो ये अहम तरीन इत्तला कैटसा को मुंतकिल कर चुका था। जोसेफ को उसने छुप कर दोनों का ताकुब करते देख लिया था। डेबी और हम्माद उसी पार्किंग एरिया की तरफ आ रहे थे जहां जोसेफ ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद नीले रंग की एक कार में दोनों को डेविड ने पार्किंग एरिया से बाहर आते देखा। मोसाद के कैटसा ने उसका पैगाम मिलने पर गाड़ी पहचानते हुए फ्रैंक से कहा, ठीक है, हमें गाड़ी नजर आ गई है, तुम जोसेफ से चिपके रहो। हाईवे तक डेबी खुद गाड़ी चलाते हुए लाई थी। उसे इल्म ही ना हो सका कि बैक वक्त कई गाड़ियां उसके ताकुब में हैं। यहाँ से उसने नॉर्थ 75 इख्तियार की थी जो कैंसस सिटी की तरफ जा रही थी। थोड़े ही फासले पर सड़क जेर तामीर के बोर्ड नजर आने लगे। फिर डेबी की गाड़ी भी सड़क पर मौजूद गाड़ियों के हुजूम का हिस्सा बन गई। हाईवे की दोनों सड़कें नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पहलू बपहलू सफर कर रही थी। डेबी की कार इंतहाई दाएं जानिब वाली लाइन में रेंग रही थी जब अचानक ही उस पर मौत का धाना खुल गया।
साउथ की समत से आने वाली एक तेज रफ्तार कार के टायर बड़ी जोर से चरचराए और इससे पहले कि डेबी या हम्माद को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ, कार की उनकी समत खुलने वाली खिड़कियों से गोलियां उन पर ओलों की तरह बरसने लगी। फायरिंग करने वाले जुनूनी दिखाई देते थे। उन्होंने 2 मिनट के अंदर सैकड़ों गोलियां फायर कर दी थी। न सिर्फ डेबी और हम्माद के जिस्म से दर्जनों गोलियां पार हुई थीं, बल्कि उनके साथ कई और कारों को भी गोलियों ने छलनी कर दिया था। CIA के लोग भी डेबी की कार के आगे पीछे मौजूद थे। अचानक हमले ने एक लम्हे के लिए तो उन्हें बौखला कर रख दिया। जब तक वो होश में आए, हमलावर अपना काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी दानिश में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक जाम की वजह से वो उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। जबकि हमलावरों की गाड़ी आंधी और तूफान की तरह मुखालिफ समत में उड़ती चली जा रही थी। जोसेफ बड़ी बददिली और बेबसी से ट्रैफिक में फंसा अपनी बेबसी का नजारा कर रहा था। उसके ताक़ुब में मौजूद FBI के इंस्पेक्टर डेविड फ्रैंक को बखूबी अंदाजा हो गया था कि उसके साथ ही अपना काम मुकम्मल करके फरार हो गए हैं। उसने अपने और जोसेफ के दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे चंद गज के फासले पर एक एग्जिट मिला, डेविड फ्रैंक ने अपनी गाड़ी उस तरफ घुमा दी। एजेंसी के लोग अपनी कारों से छलांगे लगाकर भागते हुए डेबी की कार तक पहुंचे, जहां डेबी और हम्माद की गोलियों से छलनी लाशें उनका मुंह चिढ़ा रही थीं। वो बेबसी से अपने होंठ काटते रहे। हाईवे पर होने वाली इस फायरिंग ने ट्रैफिक का सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया था, लेकिन मुस्तैद हाईवे पुलिस ने चंद मिनट में ट्रैफिक डिसिप्लिन बहाल कर दिया। किसी को कानो कान खबर न हो सकी कि हमला आवर किस तरफ भागे हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें फायरिंग करते और भागते देखा था। शायद वो लोग किसी नजदीकी एग्जिट से शहर के अंदर दाखिल हुए थे, क्योंकि अगले रोज के अखबारात ने एक तबाहशुदा कार का ढांचा नजदीकी कस्बे से तलाश किया था और पुलिस का दावा था कि ये वही कार है जिससे फायरिंग की गई थी। वाकई ये वही कार थी। इसराइली कैटसा और उसके साथियों ने उसे यहाँ तबाह करके वहाँ पहले से मौजूद एक दूसरी कार पर राह फरार इख्तियार की थी। रात के पहले पहर ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की सेंट लुइस से लंदन जाने वाली परवाज के जरिए मोसाद का कैटसा अपना मिशन मुकम्मल करके लंदन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। जहाज की रवानगी से पहले उसने मिशन की कामयाबी की इत्तला ब्रिगेडियर शमीर तक पहुंचा दी थी। ब्रिगेडियर शमीर का अंग अंग खुशी से झूम रहा था। उसने अपने कैटसा के साथ खुसूसी जश्न पार्टी का एहतमाम किया था। वजीर आजम को शमून के कातिलों की मौत की इत्तला उसने खुद उसके ऑफिस जाकर दी थी। बहुत अरसे बाद उसने आज अपने वजीर आजम को पुरसुकून पाया था, जैसे बहुत लंबे अरसे से उसके खून की प्यास आज ही बुझ सकी हो। रात देर गए जब वो अपने घर वापस लौटा तो एक खुसूसी लाइन पर उसने अपने मातहत से न्यूयॉर्क मिलाने को कहा। चंद मिनट बाद ही न्यूयॉर्क में वो मोसाद के एक इंतहाई अहम सोर्स से महवे गुफ्तगू था। ऑफिसर डेविड फ्रैंक ने मोसाद के लिए बहुत अहम और नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। हाई कमान ने डेविड फ्रैंक को फौरन इन खिदमात का अजीम सिला देने का फैसला किया है। कल शाम ढलने तक उसको खुसूसी इनाम से सरफराज कर दिया जाए। ख्याल रहे कि डेविड फ्रैंक हमारा बहुत खास आदमी रहा है। उसने कहकहा लगाकर फोन बंद कर दिया। न्यूयॉर्क में मौजूद मोसाद के एजेंट ऑफिसर डेविड फ्रैंक के शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। डेविड फ्रैंक उसी रोज न्यूयॉर्क वापस लौट आया था। वो बड़ा मुतमईन अपने अपार्टमेंट में रह रहा था। अपनी दूसरी बीवी से उसने हाल ही में अलहदगी इख्तियार की थी। जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर लाइट का स्विच ऑन किया, उसकी आंखें चुंधिया कर रह गईं। 3 मुसल्लह शख्स वहां मौजूद थे। कौन हो तुम? उसके मुंह से बमुश्किल निकल पाया जब उनके साइलेंसर लगे पिस्तौलों ने गोलियां उगलना शुरू कर दी। तीनों ने अपने पिस्तौल उस पर खाली कर दिए थे। फिर जिस तरह वो चुपचाप यहाँ आए थे उसी तरह चुपचाप वापस लौट गए। रवानगी पर वो अपार्टमेंट को ताला लगाना नहीं भूले थे। CIA के मुस्तैद एजेंटों ने जल्द ही आस्तीन के सांप का पता लगा लिया था। वो जान गए थे कि FBI का ऑफिसर डेविड फ्रैंक मोसाद का जरखरीद गुलाम था। 3 रोज की जांगुसल मेहनत के बाद वो गद्दार का पता लगाने में कामयाब हुए थे। जब एजेंसी के लोग 2 कारों में सवार होकर तेजी से सीढ़ियां फलांगते उसके अपार्टमेंट तक पहुंचे तो डेविड फ्रैंक की लाश से बदबू के भभूके उठ रहे थे। उसका जिस्म गलना शुरू हो गया था। मोसाद ने अपने जुर्म का आखिरी निशान भी मिटा दिया था। ब्रिगेडियर शमीर ने एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस की इस चोट को फरामोश नहीं किया था जिसने रॉ और मोसाद की साजिश का भांडा भरे बाजार में फोड़ कर रख दिया। आज उसे वजीर आजम की तरफ से इस मामले को निपटाने की खुसूसी हिदायत मिली थी। दूसरी तरफ अमरीश पूरी जख्म खूरदा सांप की तरह तिलमिला रहा था। कनाडा के भारतीय काउंसलेट में उसने अपनी दानिस्त में जो ऑपरेशन किया था उससे उल्टी आंतें गले को पड़ गई थी। इन लोगों की तवक्कुआत के बरक्स न सिर्फ पाकिस्तानियों का एटमी सामान कमाल होशियार
होशियारी से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, बल्कि कनेडियन RCMP और अमेरिकन FBI के नजदीक भी रॉ की हैसियत एक तीसरे दर्जे के जासूसी इदारे से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि रॉ की फराहम करदा मालूमात पर भरोसा करके वो लोग खुद धोखा खा गए थे। अमरीश पुरी के पास खेलने के लिए बस एक ही कार्ड रह गया था, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। वो जानता था कि दुनिया को सिर्फ इसी इशू पर वरगला सकता है, खुसूसन मगरबी दुनिया को। यहूदी प्रेस की मदद से वो पाकिस्तान को नाकों चने चबवा सकता था। लेकिन क्या मोसाद उसके साथ खुले दिल से ताउन करेगी? उसने मोसाद की हमदर्दियां हासिल करने के लिए उनके इशारे पर जो खेल खेला था, उसने तो पासा ही पलट कर रख दिया। इससे तो बेहतर था कि वो लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते। आज जब उसे ब्रिगेडियर शमीर के खुसूसी नुमाइंदे की आमद की इत्तला मिली तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। दिल्ली के एयरफोर्स बेस पर उसने खुद कर्नल गोरियान का इस्तकबाल किया था, जो एक खुसूसी परवाज से दिल्ली आया था, और उसका तैयारा खुसूसी इंतजामात के तहत एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर उतारा गया था। कर्नल गोरियान के साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी, या फिर जहाज का अमला जो वहीं रह गया था। कर्नल गोरियान अपनी सेक्रेटरी के साथ रात के अंधेरे में ही खुसूसी कार के जरिए अमरीश पुरी की मैयत में अपनी क़यामगाह पर पहुंचा। ये रॉ का अपने खास मेहमानों के लिए तैयार करदा सेफ हाउस था, जिसकी हिफाजत का ये आलम था कि आम हालात में चिड़िया भी यहाँ पर नहीं मार सकती थी। मेहमानों के लिए डिनर का एहतमाम किया गया था, और डिनर से फारिग होकर जैसे ही अमरीश पुरी ने मेहमानों के आराम के पेश नजर वापसी का इरादा किया, उसके मेजबान ने उसे रोक लिया। कर्नल गोरियान ने कहा, हमें पहले काम की बात करनी चाहिए। अमरीश पुरी बोला, लेकिन इतनी रात गए, आप आराम करें, हम सुबह। कर्नल गोरियान ने उसकी बात काटते हुए अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम जहाज में सोते आए हैं, और यूं भी हिफाजती इक़दामात के पेश नजर हमें अल-सुब तिल अवीव के लिए वापस जाना है। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत दिन के उजाले में इसराइली जहाज को भारतीय हुदूद में परवाज करते हुए देखकर किसी को शक गुजरे। अमरीश पुरी ने चंद सानिये के लिए सोचा, और वो बात की तह तक पहुंच गया। यूं भी वो इस मरहले पर कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। वो जानता था कि ये बड़े मजबूत आसाब के लोग हैं, और रॉ के सरबराह की हैसियत से इसको भी अपना रवैया बदलना होगा। 15-20 मिनट के बाद ही वो लोग मुल्हिका कमरे में मीटिंग कर रहे थे। अमरीश पुरी की मदद के लिए उसके 4 मातहत मौजूद थे, जबकि कर्नल गोरियान के साथ दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी बैठी हुई थी, जो खुद गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रही थी, बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्नल गोरियान को मतलूबा मालूमात एक ब्रीफ केस में मौजूद छोटे से कंप्यूटर से चेक करके फराहम करती, जिनकी बुनियाद पर वो गुफ्तगू आगे बढ़ाता। अमरीश पुरी और उसके साथ ही मोसाद की पाकिस्तान से मुताल्लिक मालूमात पर अश कर उठे थे। उनकी दानिश्त में शायद भारत दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसका जासूसी निजाम पाकिस्तान में दूर दूर तक फैला हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गए कि इसराइलियों को बहुत सी ऐसी बातों का इल्म भी था जिससे रॉ आगाह नहीं थी। और उस वक्त जो बात कर्नल गोरियान ने कही थी, उसने अमरीश पुरी को चौंका कर रख दिया। वो कह रहा था कि पाकिस्तानियों की ताकत को मुज्तमा होने का मौका न दो, उन्हें मुंतशिर कर दो, बैक वक्त उनके खिलाफ 2-3 महाज खोल दो, सिर्फ कहूटा तक ही क्यों महदूद रहा जाए। मेरे दोस्त, ये पाकिस्तानी मुसलमान बहुत जज्बाती हैं, इन्हें कोई जज्बाती इशू ऐसा न दो जिस पर सारी कौम मुत्तहिद हो जाए। अगर हमने खुद को सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्लांट तक महदूद रखा तो ये लोग इस्लामी एटम बम के तहफ्फुज़ का नारा देकर सारी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लेंगे। इन्हें मुख्तलिफ मामलात में उलझाए रखो। अगर आप बुरा न मनाएं तो मुझे ये कहने दें कि आपने आज तक झक मारी है। शायद 1971 की कामयाबी ने आप लोगों को इतना मगरूर और मुतकब्बिर बना दिया है कि आपने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसी बात हरगिज नहीं है मिस्टर पुरी, ये लोग बहुत मजबूत हैं, इसका अंदाजा आपसे ज्यादा बेहतर कौन कर सकता है। इन्हें तोड़ने के लिए अंदर से तोड़ फोड़ करना होगी। एक लम्हे के लिए रुककर उसने सिगरेट सुलगाया और एक लंबा कश लेकर दोबारा अपने चेहरे पर नजरें जमाने वाले गधों से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास 1971 का बेहतरीन तजुर्बा मौजूद है, इन्हें आपस में लड़ा दो। जबान, सकाफत, हुकूक और इलाकाई मसाइल पर इन्हें एक दूसरे से टकराओ। मजहब के नाम पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, मजहब के नाम पर इन्हें तोड़ा जा सकता है। ये देखो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ। अचानक ही वो अपनी जगह से उठा और सामने दीवार पर लगे पाकिस्तान के नक्शे के नजदीक पहुंच गया। कोने में रखी छोटी सी छड़ी उठाकर उसने नक्शे पर नजरें गाड़ दी। नक्शा करीबन आधी दीवार पर फैला हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तानी पंजाब पर नजरें दौड़ाने लगा। बिलाखिर उसने पंजाब के एक छोटे से शहर पर छड़ी की नोक जमा दी।
जंग उसके मुंह से निकला और एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर नाचने लगी। मिस्टर पुरी, ये आतिश फिशां है, आतिश फिशां। जरा सी चिंगारी दिखाओ, सारे पाकिस्तान के अमनो अमान को जलाकर राख कर डालो। अगर तुम लोग इस कमजोरी से फायदा नहीं उठा सके तो जाओ अपने घरों में बैठे रहो या कोई दूसरा पेशा इख्तियार कर लो। अमरीश पुरी को सारी बात समझ में आ गई थी। वो बोला, ऑल राइट सर, हम अपने दोस्तों के शुक्रगुजार हैं, जल्द ही हम मिलकर फतह का जश्न मनाएंगे। अमरीश पुरी को अभी से कामयाबी का नशा चढ़ने लगा था। कर्नल गोरियान बोला, मिस्टर पुरी, मेरी हुकूमत किसी कीमत पर किसी भी मुसलमान मुल्क को एटमी इस्तेदाद हासिल नहीं करने देगी, खा ये जंग हमें अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। हम तो इसे अपनी बका की जंग समझकर लड़ते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आप लोगों के लिए हमसे भी ज्यादा तबाहकुन है और इसका बेहतरीन हल यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत को दूसरे महाजों पर उलझाए रखो। बैनुल अक़वामी सतह पर हम इन लोगों को एटमी इशू पर इतना बदनाम कर देंगे कि सारी दुनिया के दरवाजे एक एक करके इन पर बंद होते जाएंगे। बस एक काम तुम लोगों ने करना ही है, इनकी लीडरशिप को अपने काबू में रखना ताकि वो पाकिस्तानी अवाम को हमेशा भीख मांगने का दर्स देते रहें। कोशिश करना इन लोगों को कभी अपने जोरे बाजू पर कुछ करने की आदत न पड़ जाए। उसकी बात के खात्मे पर सारी महफिल ने मिलकर कहकहा लगाया। सुबह होने तक वो लोग पाकिस्तान की मुमकिना तबाही के घिनौने मंसूबे बनाते और कामयाबी के तसव्वुर से अपने दिल बहलाते रहे। मीटिंग के इख्तिताम पर कर्नल गोरियान और उसकी सेक्रेटरी रॉ की हिफाजत में हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे, जहां इसराइली जहाज का अमला रिफ्यूलिंग और जहाज के कल पुर्जों की रीचेकिंग के बाद परवाज के लिए तैयार था। इंजन स्टार्ट था, कार जहाज के नजदीक रुकी थी। एयरफोर्स के चंद आला अफसरान उनके इस्तकबाल को मौजूद थे। कर्नल गोरियान ने उनमें से शायद ही किसी के साथ हाथ मिलाना मुनासिब समझा। कार से उतरकर वो हाथ हिलाता करीबन भागता हुआ जहाज की सीढ़ियों तक पहुंचा। अमरीश पुरी उसके ताक़ुब में सीढ़ियां चढ़ता जहाज के दरवाजे तक गया और गर्मजोशी से मुसाफा करके लौट आया। उसके साथ ही जहाज का दरवाजा बंद हो गया, सीढ़ी हटा ली गई। चंद मिनट के बाद ही जहाज ने रेंगना शुरू कर दिया और सुबह का उजाला फैलने से पहले रात के अंधेरे में आने वाला जुल्मतों का पयाम्बर अंधेरे में ही गायब हो गया। भारत की हुदूद से बाहर निकलने तक भारतीय एयरफोर्स के 4 तैयारे उसकी हिफाजत करते रहे, जिसके बाद ये पुरस्कार जहाज अपने खुसूसी और खुफिया रूट पर तेल अवीव की तरफ चला गया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।